Hello everyone, welcome to this session again. Hope you guys doing well. So हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन पे। पिछले सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था? कुछ इस तरह से, और परमिबिलिटी मैं एक क्वेश्चन था, उसमें दो पार्ट थे। क्या ए वाला म्यू ऑफ सी की परमिबिलिटी इतनी थी, म्यू ऑफ इसकी मैं कहा था आप निकाल के बताइएगा। कुछ लोगों ने इसे सॉल्व भी किया होगा, कुछ करके बैठे भी होंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे होता है। जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ यहाँ पे देखेंगे। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट चीज़ें थोड़ी इस वजह से हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे कुछ इसका सेंटीमीटर वगैरह दे रखा था, इसका एरिया। चलिए, मैंने कहा था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट के एनालॉजी में लिखते हैं, और उसमें अगर एयर गैप आ जाता है, उसमें क्या आता है, एयर गैप अगर आ जाता है, तो उसको मैग्नेटिक सर्किट के साथ जो कोर का रिलक्टेंस है उसके साथ क्या कर देते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं और आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो वहां पे सिर्फ जो हमने पहले कर रखा था उसमें कोर में सिर्फ एक गैप आया था। पिछले वाले लेक्चर में जो लोग यहाँ पे अभी नए आए हैं वो पिछला लेक्चर एक बार जाके देख लेंगे। हम लोगों ने बात कर रखी थी, जब इसकी परमिबिलिटी इनफाइनाइट था, कोर की परमिबिलिटी इनफाइनाइट था, तो रिलक्टेंस जीरो आ रहा था, और जीरो के केस में हम लोग इस कोर के रिलक्टेंस को बिल्कुल ही नहीं कंसीडर किए, क्योंकि आर ऑफ सी रिलक्टेंस थ्रू द कोर कितना हो गया था, जीरो हो गया था। ओके, अभी क्या कह रहा है कि म्यू ऑफ सी यानी रिलक्टेंस ऑफ द कोर इज 5000। कोर का रिलक्टेंस कितना है, 5000 है। इसका मतलब है कोर का भी हमें क्या काउंट करना होगा, रिलक्टेंस को काउंट करना होगा। ओके, ठीक है। अगर कोर के रिलक्टेंस को हमें काउंट करना होगा तो मैं इसे कहता हूं, ये लिम्ब 1 है जिसको आउटर लिम्ब दे रखा है, और 5 फ्लक्स थ्रू द आउटर लिम्ब का लेंथ कितना दे रखा है, 0.5 मीटर, और इधर से भी कितना है, 0.5 मीटर, और इस लिम्ब का लेंथ दे रखा है 0.2 मीटर। ठीक है। रिलक्टेंस ऑफ द कोर, रिलक्टेंस ऑफ द कोर अगर आपको निकालना है, दैट इज RC1। ये भी मेरे को चाहिए, इस कोर का रिलक्टेंस चाहिए, इस कोर का भी रिलक्टेंस चाहिए, और इस कोर का भी रिलक्टेंस चाहिए। तो एरिया अगर आप देखोगे कि इसका एरिया कितना है, इस कोर का एरिया कितना है, लेंथ तो आपको दे रखी है। तो मैं कहा, अगर मैं जनरली कोर के रिलक्टेंस की बात करूं, फॉर्मूले की बात करूं, ये हम लोगों ने डिराइव कर रखा था, कितना, रिलक्टेंस यानी लेंथ ऑफ द कोर, म्यू यानी रिलक्टेंस ऑफ द परमिबिलिटी ऑफ द कोर, कोर की परमिबिलिटी, और एरिया ऑफ द कोर, कोर मटेरियल का क्या था, एरिया था। हम लोग बात करें फर्स्ट पार्ट के, इस लिम्ब का रिलक्टेंस की बात करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, रिलक्टेंस ऑफ कोर 1। अच्छा, एक बात बताओ, जो एरिया इसका है वही एरिया क्या है, इसका भी है, 1x1 का भी है। तो जितना रिलक्टेंस इस लिम्ब का होगा, जितना रिलक्टेंस यहां से यहां तक का होगा, उतना ही रिलक्टेंस यहां से यहां तक का भी होगा, ये पूरा एरिया, क्योंकि सिमिलर है। पहले ही कहा था कि आउटर लिम्ब का लेंथ इतना दे रखा है, तो मटेरियल सिमिलर ही है। तो मैं कह सकता हूं रिलक्टेंस ऑफ कोर 1 यानी लिम्ब 1 रिलक्टेंस ऑफ लिम्ब 2 के क्या होगा, इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ आउटर लिम्ब। आउटर लिम्ब की क्या कर ले हम लोग, लेंथ निकाल ले, लेंथ जितनी है आउटर लिम्ब अपॉन में क्या करें भाई, रिलक्टेंस ऑफ द कोर मटेरियल, परमिबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल की क्या होगी, परमिबिलिटी, और एरिया ऑफ द आउटर लिम्ब का क्या कर लेते हैं हम लोग, एरिया निकाल लिया। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आई। ओके, कुल मिला के बात है, ये भी मुझे क्या रखा है, दे रखा है 0.5, एरिया भी मेरे को पता है। ठीक है, बात क्या है, मेरे को म्यू ऑफ सी फाइंड आउट करना है। एक नोन रिलेशन होता है, यानी रिलेटिव परमिबिलिटी, एक्चुअल में ये रिलेटिव परमिबिलिटी होगी, मैं देख लेता हूँ। हाँ सॉरी, क्वेश्चन में ये रिलेटिव परमिएबिलिटी दे रखा था, कितना दे रखा था, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू कितना होता है, रिलक्टेंस परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन में परमिएबिलिटी इन एयर, ये रिलेशन हमें पता है। म्यू ऑफ कोर का रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू रिलक्टेंस इन एयर, कोर का परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू परमिएबिलिटी ऑफ एयर की परमिएबिलिटी इनटू
रिलेटिव परमिबिलिटी, इसका आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपके पास ये एक रिलेशन आ जाएगा। नाउ अगर मुझे क्या चाहिए, कोर की परमिएबिलिटी चाहिए, कोर की परमिएबिलिटी। सो ये मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, और म्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5000 दे रखी है। ओके 5000 दे रखी है। जरा इसे कैलकुलेट करते हैं और कैल्सी में देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। कैलकुलेट करके कैल्सी में देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सो 4 इंटू कितना, पाई इंटू कितना भाई, 10 की पावर -7 इंटू कितना, 5000 इंटू 5000। सो इट बिकम, ये हो जाएगा 6.283, ये हो जा रहा है 6.283 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर कितना, -3। ये आ गया आपके पास कोर की परमिएबिलिटी, कोर की परमिएबिलिटी आ गई। ओके भाई, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ये बात पता चल गई, रिलक्टेंस ऑफ कोर 1 लिम्ब 1 इज इक्वल्स टू रिलक्टेंस ऑफ लिम्ब 2, यानी आउटर लिम्ब की लेंथ कितनी दे रखी है, इस फॉर्मूले में रख रहा हूं, आउटर लिम्ब की लेंथ है कितना, 0.5 मीटर, और परमिएबिलिटी आपको यहाँ पे म्यू ऑफ सी आपको मिल ही गया है, 6.283 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दिया हमने। ठीक है भाई, और उसके साथ एरिया निकालना है। आउटर लिम्ब का एरिया कितना है, 1 क्रॉस 1 का है। सो 1 क्रॉस 1 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या कर देंगे, मीटर में करके 10 की पावर 4 से करने के लिए 10 की पावर 4 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके भाई, सो जरा इसको हम लोग निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सो इसे हम लोग थोड़ा सा कैल्सी में कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गई 6.283 इंटू 10 टू द पावर -7, और 0.5 से आंसर को डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। यानी यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे 10 टू द पावर 6 आया था, पहले हम लोगों ने, पहले सेशन में हम लोगों ने इसको सॉल्व करा था, तो इसको 10 टू द पावर 6 है, तो इस वैल्यू को भी मैं 10 टू द पावर 6 में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इट बिकम 795 इंटू 10 टू द पावर 6, ये आपके पास क्या आ गया, रिलक्टेंस की वैल्यू आ गई। ओके ठीक है भाई, तो अब मेरे पास दो कोर का रिलक्टेंस निकल गया, यानी आउटर लिम्ब का रिलक्टेंस मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इस इनर लिम्ब का रिलक्टेंस चाहिए, इनर लिम्ब का रिलक्टेंस चाहिए। ठीक है, सो इनर लिम्ब का रिलक्टेंस निकालने के लिए इसे मैं कह रहा हूं थर्ड, ये वाला जो है इसको मैं डिनोट किया कौन से वाले से, थर्ड वाले से डिनोट कर रहा हूं। तो थर्ड वाले का क्या मतलब है, थर्ड वाले का मतलब क्या है, थर्ड वाले लिम्ब का मेरे को क्या चाहिए, रिलक्टेंस चाहिए। सो इसका मतलब है कि इसका इनर का कर लिया अपॉन में म्यू ऑफ कौन से का, कोर मटेरियल का, इनटू एरिया क्या चाहिए, इनर वाले का, इनर का क्या चाहिए, एरिया चाहिए होगा। सो यहाँ पे देखो आप क्या कर रहा हूँ, इसको मैं नाम दिया हूँ आउटर, किसी को कंफ्यूजन ना हो, किसी को कंफ्यूजन ना हो। सो ये भी क्या है, आउटर लिम्ब है, आउटर लिम्ब है। ये वाला कौन सा बोल रहा हूँ, इनर लिम्ब बोल रहा हूँ। ये वाला लिम्ब कौन सा है, इनर है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यानी रिलक्टेंस ऑफ थर्ड लिम्ब इज इक्वल्स टू इनर लिम्ब की वैल्यू कितनी है, 0.2 मीटर अपॉन में इसका म्यू सी की वैल्यू कितनी है, 6.283 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, -3 इंटू अच्छा एरिया यहाँ पे देखोगे तो 2 क्रॉस 2 का है, उसकी लेंथ कितनी है, 2 क्रॉस 2, और सेंटीमीटर में था तो -4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बात मुझे समझ में आ गई। मैं कहा ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ में आई, जरा इसको कैलकुलेट कर लो कितना है। RC3 की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 6.283 इंटू 10 टू द पावर -7, और इसको डिवाइड कर देना है मुझे, 0.2 को डिवाइड कर देना है आंसर से। सो ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6, 0.3 मैं 10 की पावर 6 के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, 3 इंटू 10 की पावर 6। तो ये आपके पास एक रिलक्टेंस और निकल के आ गया।
अब मैंने क्या कर लिया, कोर का रिलक्टेंस फाइंड आउट कर लिया। कोर का रिलक्टेंस मेरे पास क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। और एयर का रिलक्टेंस, गैप का रिलक्टेंस मैंने पहले ही सेशन में बता रखा था। तो सारे डेटा को मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूं। RC1 की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे ये रहा 0.795 इंटू 10 की पावर 6। RC2 की वैल्यू कितनी है, वो भी उतनी ही है 0.795 इंटू 10 की पावर कितना 6। RC3 की वैल्यू देखिएगा, RC3 की वैल्यू कितनी है 0.318 इंटू 10 की पावर कितना है 6। ये पूरा डेटा मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या कर लिया, गैप का फाइंड आउट कर लिया, स्कोर का फाइंड आउट कर लिया। अब क्या कर रहा हूं, गैप का भी फाइंड आउट कर लिया, अब कोर का भी। अब इस मैग्नेटिक सर्किट को इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसके क्या करूंगा, एनालॉजी बनाऊंगा, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। मैग्नेटिक सर्किट का इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मैग्नेटिक सर्किट का इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बना के उसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। जो भी चीज़ पूछेगा, चाहे फ्लक्स पूछेगा, चाहे कुछ भी पूछेगा, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लोग ये नोट नहीं कर पाए होंगे, वो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मैं कहा इसका एनालॉजी बनाना चाहता हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे हम लोग रेसिस्टेंस और उसका सीखे थे पिछले सेशन में। तो हम लोग क्या कहते हैं, एक वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एमएमएफ, और इसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, एक हम लोग लिखते हैं रिलक्टेंस ऑफ कोर। कौन सा है ये, थर्ड वाला। हमने क्या सपोज किया, थर्ड वाले कोर। और इसके साथ गैप भी है ना, तो गैप को क्या लिख रहे हैं, R(G3) लिख दिए, ठीक है। और इसके साथ एक और बना दिया, कितना, रिलक्टेंस ऑफ कोर, कौन से का, सेकेंड का। और इसके साथ एक गैप भी है, कौन सा, RG2, है ना भाई। देखिएगा कितना ब्यूटीफुल यूज है, कितना अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर लिए, पूरे मैग्नेटिक सर्किट को इजीली कन्वर्ट कर लिए। RC1 और इसके बाद RG1, इसको हमने क्या कर लिया, इसमें कन्वर्ट कर लिया। सभी की वैल्यू आपको पता है, और मेरे को लगता है इस सर्किट को सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए भाई, दिक्कत इस वजह से नहीं आनी चाहिए क्योंकि ऐसा हम लोग नेटवर्क थ्योरी में सॉल्व करते हैं, ऐसा नेटवर्क थ्योरी में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है फाई की वैल्यू 0.75 मिली वेबर दे रखा है ऑलरेडी। आपसे पूछा था एमएमएफ, तो आप क्या करिए, एमएमएफ बताना था, यानी एनआई की वैल्यू आपको क्या है, बतानी है, फाइंड आउट करना है। क्या इसको सॉल्व करके नहीं कर सकते भैया, RG RC सारी वैल्यू आपको दे रखी है, कुछ करना ही नहीं है यार। इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड कर लो। इसको ऐड करके लेट से अ कांस्टेंट, इसको मैं कह रहा हूं R इक्विवेलेंट सेकेंड, R इक्विवेलेंट कौन सा, सेकेंड बोलता हूं। और इसकी सर्किटरी को मैं क्या कर दिया, फाई से दिखा दिया, और इसको इक्विवेलेंट एमएमएफ कर दिया, और इसकी इक्विवेलेंसी को मैं दिखा रहा हूं R इक्विवेलेंट हाउ मच, थर्ड। ये R इक्विवेलेंट थर्ड हो गया। और ये एक सर्किटरी है, इसको मैं दिखा रहा हूं, कितना दिखा रहा हूं भाई, इसको मैं दिखा रहा हूं R इक्विवेलेंट हाउ मच, 1। और इनकी वैल्यू भी लिख दे रहा हूं, इनकी वैल्यू भी लिख दे रहा हूं, R इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, RC1 प्लस RG1। और देखिएगा R इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल्स टू RC2 प्लस कितना, RG2। और देखिएगा यहाँ पे देखिए R इक्विवेलेंट 3 इज इक्वल्स टू RC कौन सा, 3, RC3 प्लस कितना, RG3। इसको ऐड करके आपकी जिम्मेदारी है, लिखिएगा। मैंने क्या कर दिया, 10 की पावर 6, 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 सारी वैल्यूज को 10 की पावर 6 में इक्विवेलेंट में ला दिया है। आपको सिर्फ ऐड करना है। मैं आप पे इतना भरोसा कर सकता हूं, आप इसे ऐड कर सकते हो। नाउ अब देखना यहाँ पे, तो ये सर्किटरी, ये दोनों क्या है, पैरेलल में जुड़ी हैं। ये दोनों देखना, ये वाली R इक्विवेलेंट 1 और R इक्विवेलेंट 2 क्या जुड़ी हैं, पैरेलल में जुड़ी हैं। तो अगर इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट में बनाऊं, नेट इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। ये कुछ ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा भाई, एक इक्विवेलेंट सर्किट में, यानी रिलक्टेंस का क्या हो गया, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पे कौन बन जाएगा, एमएमएफ बन जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, फाई।
सो यहाँ पे आप देखोगे, सो आर इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये वाली सर्किटरी इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। सो यहाँ पे लिख रहा हूं आर इक्विवेलेंट ऑफ 1 पैरेलल विथ आर इक्विवेलेंट ऑफ हाउ मच, सेकेंड। और इसके साथ सीरीज में कौन है भाई, इसके साथ सीरीज में है, चलिए इसको मैं और इधर करके लिखता हूं, क्या पता ये कट रहा हो। आर इक्विवेलेंट 1, इसकी आर इक्विवेलेंसी इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंस फर्स्ट, इस फर्स्ट का इक्विवेलेंस प्लस कितना, इसके साथ क्या कर देंगे, पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे। पैरेलल में कौन हो जाएगा, आर इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, सेकंड, आर इक्विवेलेंस सेकंड। और इसके साथ क्या कर देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे कितना, आर इक्विवेलेंट थर्ड, आर इक्विवेलेंट थर्ड। इसके साथ ये सीरीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आर इक्विवेलेंट थर्ड में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, आर इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंस 1 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए किसके साथ, आर इक्विवेलेंस 2 के साथ, अपॉन में कितना लिखिए, आर इक्विवेलेंस 1 प्लस कितना, आर इक्विवेलेंस 2, और इसके साथ क्या कर दीजिए, आर इक्विवेलेंस कितना, 3। इसको आप क्या कर दीजिए, सीरीज में जोड़ दीजिए। मैं आशा करता हूं ये सारी चीजें आप कर लेंगे बहुत ही इजीली, बहुत ही इजीली। अब मुझे क्या चाहिए था, एमएमएफ चाहिए था। सो एमएमएफ इज इक्वल्स टू हाउ मच, एमएमएफ इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, फाई, जो ये फ्लक्स जा रहा है, फाई इंटू कितना, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.75 मिली वेबर, यानी 10 की पावर -3। और जब आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे, जब अगर आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे, सो इसकी वैल्यू आपके पास जो निकल के आ रही है, आप कैलकुलेट करिएगा, इसकी वैल्यू जो आपके पास निकल के आ रही है 1.955 आ रही है, 1.955 इसकी इक्विवेलेंसी निकल के आ रही है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी निकल के आएगी, इंटू 10 की पावर कितना, 6। सो इसको मैं आशा करता हूं इसको आप सॉल्व करके बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये पूरी सर्किटरी को सॉल्व करके आप इसका आंसर बॉक्स में कमेंट करेंगे। सो ये एक आपके पास पूरी सर्किटरी आ गई, ये आपके पास पूरी सर्किटरी आ गई। और इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, एम्पियर्स टर्न आएगा। इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, एम्पियर्स टर्न आएगा। सो ये पिछले सेशन का एक क्वेश्चन था जिसको मैंने आपकी मदद कर दी, जो कि आपके लिए होमवर्क था। नाउ अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि भाई कैसे हम लोग क्या, कौन से मटेरियल का यूज क्यों कर रहे हैं, क्या क्या चीज इसके लॉस में क्या मददगार साबित हो रहा है। थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट पे मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ, जनरल टर्म में एक बातें करना चाहता हूँ। सो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर करिएगा बॉक्स में इसका आंसर कितना आया। नाउ कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। कॉन्सेप्ट को क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को, किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट में कन्वर्ट कैसे करके उसका आंसर कैसे निकालते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द फर्दर नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है, टॉपिक का नाम लिखिएगा मैग्नेटिक मटेरियल। टॉपिक का नाम लिखिएगा मैग्नेटिक मटेरियल। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 3। ओके, हेडिंग लिखिएगा मैग्नेटिक मटेरियल्स। दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, यार मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ने की क्या ज़रूरत आ गई मुझे, ये मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ने की क्या ज़रूरत आ गई। अच्छा खासा चल रहा था, सर्किट वर्किट बन रहा था, पता नहीं कहाँ से ये मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत आ गई। तो कभी जब मैं परमिएबिलिटी आपको पढ़ाया हूँगा तो उस टाइम पे कहा हूँगा कि हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल में। इस चीज़ को कहाँ डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल में। तो ठीक है भाई, आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की। सो छोटी छोटी सी बात पे मैं बात करता हूँ, एक छोटी सी बात करता हूँ। लेट्स से क्यों ज़रूरत पड़ी मैग्नेटिक मटेरियल की, एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी मैग्नेटिक मटेरियल के। ओके, सो मैं कहूँ इफ रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू हाउ मच, लेंथ ऑफ द कोर मटेरियल, परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। ओके, जब एक बार आपने कोर को काट लिया, उसके डायमेंशन को काट के अलग कर लिया, जैसा भी आपको कोर डिजाइन करना था,
तो जब डायमेंशन को आपने काट लिया तो वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। उसकी लेंथ फिक्स हो गई, उसकी विड्थ फिक्स हो गई, उसकी थिकनेस फिक्स हो गई। यानी आप किन किन चीज़ों में बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेंथ में नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। ओके सर, ठीक है, ठीक है, इसमें नहीं चेंज कर सकते, इसमें नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है आप क्या कर सकते हो, रिलक्टेंस को मेरे को घटाना है। क्यों घटाना चाहता हूं वो देखो, मैं चाहता हूं मैक्सिमम फ्लक्स ट्रेवल करे किसी भी कोर के थ्रू, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन में हाउ मच रिलक्टेंस। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यही फॉर्मूला हमारा डिराइव होके आया था, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, यही फॉर्मूला क्या हुआ था, डिराइव होके आया था। सो अगर इफ वी आर गोइंग टू रिड्यूस द रिलक्टेंस, अगर हम लोग क्या करें, रिलक्टेंस को रिड्यूस करें, देन ओनली फाई कैन बी इंक्रीजेस और वी कैन इंक्रीज द एमएमएफ। अगर हम एमएमएफ को भी इंक्रीज करें तो फ्लक्स बढ़ सकता है, लेकिन एमएमएफ इज लाइक द, आप क्या कर रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो किसी के ऊपर, एनर्जी लगा रहे हो, तो आपको जोर लगाना पड़ा, एनर्जी लगाना पड़ा, पावर लगाना पड़ा, तो उससे क्या हुआ, वो मजेदार नहीं हुआ। तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा, अगर आप किसी तरह इस रिलक्टेंस को कम कर दो और फ्लक्स बढ़ा दो, रिलक्टेंस को कम कर दो, फ्लक्स को बढ़ा दो, ये भी पॉसिबल हो सकता था, हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी थी। अब रिलक्टेंस तो आप इससे कम नहीं कर सकते, एक बार जो डिजाइन कर लोगे, ये भी जो डिजाइन कर लोगे, ठीक है। तो क्या कम कर सकते हो, परमिएबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। अब मुझे ये चूज करना है कि किस मटेरियल के, कौन सा मटेरियल हमारे कोर के लिए, कौन सी मशीन के लिए सबसे बेस्ट होगा, तो उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे मेरे को फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा चाहिए उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करें, जहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कम चाहिए उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करें, जहाँ पे हमें एडी करंट लॉस को कम करना है उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करें। इस वजह से हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक मटेरियल का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैग्नेटिक मटेरियल का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर रिलक्टेंस को क्या कर दें, घटा, परमिबिलिटी को क्या करें, बढ़ा दें, तो रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और रिलक्टेंस अगर घट गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नोट करके एक बात लिखिएगा, क्या करिएगा, नोट करके एक छोटा सा कंक्लूजन। यहां पे हम लोग फ्लक्स को बढ़ाने के दो तरीके दिखे मेरे पास, एमएमएफ भी और रिलक्टेंस भी, एमएमएफ भी और रिलक्टेंस भी। तो हम लोग एमएमएफ पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो खुद ही एनर्जी लगाना पड़ा, बिना एनर्जी लगाए सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज किए और क्या हो गया, फ्लक्स बढ़ गया। मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो यहां पे एक कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ, यहां पे एक छोटी सी बात लिखिएगा, एनालिसिस ऑफ magnetic material is important because different materials has different material has different permeability, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग परमिबिलिटी है। दिस implies that परमिबिलिटी इंक्रीजेस, अगर परमिबिलिटी इंक्रीज होगी, दिस implies that रिलक्टेंस डिक्रीजेस, रिलक्टेंस क्या होगा, घटेगा। दिस implies that फ्लक्स इंक्रीजेस, फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात मुझे समझ में आई।
इस वजह से मैं इंटरेस्टेड हूँ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ने के लिए, उसका अच्छे से एनालिसिस करने के लिए, ताकि हमें पता चले किस मशीन के लिए कौन सा मटेरियल मैं उठाऊं, कौन से मटेरियल से मैं कोर बनाऊं। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकता है, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं। मैग्नेटिक मटेरियल का एनालिसिस हमारे लिए इस वजह से आवश्यक है, मैग्नेटिक मटेरियल का एनालिसिस हमारे लिए इस वजह से आवश्यक है क्योंकि भिन्न भिन्न मटेरियल्स की परमिएबिलिटी भिन्न होती है। अलग अलग मटेरियल्स की परमिएबिलिटी अलग होती है, ठीक है, जो भी आप समझें अलग होती है। यदि 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 म्यू की वैल्यू, अब यहां पे लिखिएगा, यदि म्यू की वैल्यू को बढ़ा दें तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे, रिलक्टेंस को घटा देंगे, रिलक्टेंस घट जाएगा तो इसका मतलब है फ्लक्स कोर में बढ़ जाएगी, फ्लक्स कोर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, बिना फोर्स लगाए, बिना एमएमएफ को लगाए। ठीक है, तो मैं समझता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ एनालिसिस ऑफ या डायरेक्ट लिखो मैग्नेटिक मटेरियल्स, हेडिंग लिखना मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मैग्नेटिक मटेरियल की हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सो मैग्नेटिक मटेरियल को एनालिसिस करने के लिए उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं ये मटेरियल ऐसा है, ये मटेरियल ऐसा है, इसको यहाँ यूज़ करना चाहिए, इसको यहाँ यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप देखो, अगर आपको आपकी स्पीड नापनी है तो स्पीडोमीटर चाहिए आपको, है ना भाई। अगर आपको क्या नापना है, पानी बरस रहा है तो क्या चाहिए, वाटर मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। रेनफॉल नापना है तो हर एक चीज को मेजर करने के लिए अपना अपना पैरामीटर होता है कि इस पैरामीटर के आधार पे ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मैग्नेटिक मटेरियल का भी कुछ एक पैरामीटर होता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल को नापने के कुल 4 पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें से हम 2 पढ़ेंगे, बाकी 4 पैरामीटर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मटेरियल साइंस में वो लोग पढ़ते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पैरामीटर पे फोकस करना है। मैं आपको 4 पैरामीटर का नाम बता दे रहा हूं, इसके पीछे मत परेशान हो जाइएगा। जितना एनालिसिस मैं बता रहा हूं, जितना मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिकल मशीन में, उतना मैं आपको दे रहा हूं। नाउ लिखिएगा यहाँ पे पैरामीटर्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो उसको मैं कहता हूं परमिएबिलिटी, PERMEABILITY, परमिएबिलिटी, जिसको हम लोग अभी तक किससे लिखते चले आ रहे हैं, म्यू से। नाउ द सेकंड पैरामीटर इज मैग्नेटाइजेशन, MAGNETIZATION, मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम लोग वेक्टर M से कहेंगे, वेक्टर M से। तीसरा एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मूवमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम लोग वेक्टर P से डिनोट करते हैं। और चौथा एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या डाइपोल मूवमेंट भी बोलते हैं कुछ लोग। इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट।
इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर p से। ओके, वेक्टर p से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक हमारे पास तीसरा होता है जिसका नाम होता है मैग्नेटिक डाइपोल, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है भाई, ये 4 पैरामीटर्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को पूरी अच्छी तरीके से। हम लोग सिर्फ ऊपर से 2 पढ़ेंगे और अपने काम की चीजें निकाल लेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परमिएबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन के बारे में। परमिएबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, परमिएबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। परमिएबिलिटी में पहले ही अपनी बेसिक्स जो फंडामेंटल का यूनिट था, जो लेक्चर 1 चल रहा था, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, उसमें ही मैंने लगभग डिफाइन कर रखा था। एक बार मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। यानी हेडिंग लिखिए सबसे पहले परमिएबिलिटी दैट इज म्यू से इसे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सभी मटेरियल्स की अपनी अलग अलग परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी मीन्स व्हाट, कि मैं कितने मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर अलाउ कर रहा हूं, कितने को मैं परमिट कर रहा हूं, वो क्या हो गया, परमिएबिलिटी हो गया। जैसे एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, लेट अस सपोज आपके पास एक मटेरियल है, ये आपके पास क्या है, एक मटेरियल है, और इस मटेरियल में मैंने क्या किया, एक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहां से मैंने पास कराया। कुछ फ्लक्स थे पास हो रहे थे, कितने हैं एयर में, 1 2 3 4 5 एयर में थे। बट ये मटेरियल के पास जाते ही ये क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, इधर भाग के जाने लगा, डाइवर्ज हो गया और ये इधर चला गया। ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पे चढ़ के आया, ये तो बहुत मुश्किल से, ये इधर इधर चलने की कोशिश कर रहा था और बहुत मुश्किल से इधर चल के आया, और ये क्या किया, बहुत मुश्किल से इधर चल के गया, ये भी इधर से इधर चल के गया। ऐसा कुछ नेचर हुआ। अब यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी एयर में है और ये क्या हुआ, मटेरियल के अंदर गया तो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कितना अलाउ कर रहा है, इसको, इस एबिलिटी को कहते हैं हम लोग परमिएबिलिटी। इस एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं बेस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन लेक्चर 1 से ही आपको बताया था। लेक्चर 1 पार्ट 1 में होगा, आप जाके देखिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। इट इज ए रेशियो बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी अपॉन में फ्लक्स इंटेंसिटी which is always remain constant, that is known as mu, permeability of the material, where mu is known as permeability of the permeability of मटेरियल की क्या है, परमेबिलिटी है, कितना फ्लक्स को वो अलाउ कर रहा है। ओके, ठीक है भाई। तो ये बताइए मुझे मैग्नेटाइजेशन मीन्स क्या होता है। दूसरी हेडिंग लिखिएगा मैग्नेटाइजेशन, दैट इज MAGNETIZATION। मैग्नेटाइजेशन मीन्स इसको हम लोग वेक्टर M से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर इनटू द मटेरियल, और जितना उसके डाइपोल मोमेंट है P है, उससे हम लोग इसको दिखाते हैं। ठीक है, वो सारी बातें अलग हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें करते हैं हम लोग इसके ऊपर, थोड़ी सी बातें करते हैं। बात क्या करना है वो देखते हैं। लेट अस सपोज आपके पास एक कॉइल है, एक क्या है, आपके पास कॉइल रखी हुई है, कॉइल है, और ये कहाँ पे है, एयर में। मैंने इसको क्या कर रखा है, वाइंडिंग एयर में कर रखी है मैंने। ओके, दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी। ठीक, अब यहाँ पे आपके क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है I, और यहाँ से पीछे से होते हुए करंट क्या आ रही है,
ऊपर की डायरेक्शन में, 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 है ना भाई। ये आपके पास क्या हो गया, करंट का मूवमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं कहा कि एक काम करो, आप मेरे को फ्लक्स डेंसिटी बता दो, तो आप कहे सर दिस इज एयर, एयर का नोटेशन है, एंड दिस वन इज परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक, यानी एयर का, एयर की परमेबिलिटी इनटू फ्लक्स इंटेंसिटी, फ्लक्स इंटेंसिटी इन एयर। चलिए इसको मैं H से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसे मैं कैसे करता हूँ, B से रिप्रेजेंट करता हूँ, ओके। चलो या B नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब मैं क्या किया, इसमें क्या करता हूँ, एक मटेरियल को यूज़ कर लिया, मैंने क्या कर लिया, एक मटेरियल को यूज़ कर लिया, एक मटेरियल का यूज़ कर लिया। चलिए, और इसके ऊपर क्या कर दिया, वाइंडिंग को रैप कर दिया, वाइंडिंग को मैंने क्या कर लिया इसके ऊपर से, यहाँ से मैंने इसकी रैपिंग कर ली, सॉरी, ठीक है भाई। ये आपकी क्या हो गई, वाइंडिंग हो गई। दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी। अब यहाँ से क्या जा रही है, आपकी करंट फ्लो हो रही है आई, ऊपर से करंट आई 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 आई, और यहाँ से करंट निकल के आ गई बाहर, दैट इज करंट कितना हो गया, आई आ गई, है ना भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ इस मटेरियल का, इसमें बताइए कितना फ्लक्स फ्लो हुआ, फ्लक्स डेंसिटी कितना हुआ। सो B इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ कोर, कोर की परमिएबिलिटी, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, इंटेंसिटी। तो इसे मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर कितना है, 2 है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, कुछ और करंट लगी होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि मुझे एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू Ni अपॉन में, Ni अपॉन में कितना निकल के आया था बताइएगा, Ni अपॉन में कितना, L, Ni अपॉन में L। तो अभी किस में था भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड ये कहाँ था, एयर में था, और ये कहाँ था, ये किसी मटेरियल में रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसमें करंट ज्यादा लगा होगा या तो कम लगा होगा, डिपेंड करता है इसके ऊपर, म्यू के ऊपर। तो अगर मैं देखूं क्या रिलेशन आया, क्या रिलेशन आया, तो मैं कह रहा हूं इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड के साथ, 1 को आप क्या कर दीजिए, सेकंड के साथ सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ओके, ठीक है। सो मैंने क्या किया, 1 को या सेकंड को ज़्यादा जिसमें रही होगी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मटेरियल में ज़्यादा रहो, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। सो इस वाले में से मैंने क्या कर दिया, बी नॉट को सब्सट्रैक्ट कर दिया। सो इट बिकम कितना बना भाई, ये आपकी ये वाली वैल्यू म्यू ऑफ सी एच माइनस म्यू नॉट ऑफ कितना, एच हो जाएगा। सो म्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू कितना, म्यू आर इंटू एच माइनस म्यू नॉट इंटू हाउ मच, एच, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। नाउ यहां देखना आप, म्यू नॉट को मैं बाहर निकाल लिया, अंदर क्या आ गया, म्यू आर माइनस का कितना 1, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर लिया, मैं बाहर निकाल लिया। सो अगर मैं इसको लिखूं, सो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो चेंज आया, इसको मैं क्या कह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में कितना चेंज आया। सो that is magnetic field density B dash is equals to mu naught into this वैल्यू को, इस पूरे वैल्यू को मैं क्या कर देता हूं, इस पूरी वैल्यू को मैं कहता हूं वेक्टर H डैश। इतना चेंज आया होगा क्योंकि करंट चेंज हुई होगी भाई, करंट क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। सो इतनी वैल्यू आपके पास निकल के आ गई, इतनी वैल्यू आपके पास क्या हो गई, निकल के आ गई, ठीक है। तो या तो अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यू डिपेंड की, ये किसके ऊपर डिपेंड की, अब अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा रही होगी तो ये फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा चला गया होगा, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गया होगा। तो कुल मुद्दा, कुल सारी वैल्यू कहां जाके रुक रही है,
इस पे डिपेंड कर रही है। फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाना है तो म्यू आर -1 पे कर दो। इंटेंसिटी यानी मटेरियल को चेंज किया, पहले एयर में था फिर क्या कर दिया, एक मटेरियल लगा दिया, तो ये चेंज मेरे को देखने को मिला। अब मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन को अगर मैं लिखूं इसको मैं लिख सकता हूं कितना, अगर आप लिखना चाहो, चलिए मैं इसको मिटा के फिर आगे लिखने की कोशिश करता हूं। जो लोग यहां तक लिख लिए हों उनके लिए बेस्ट है, जो लिख नहीं पाए हों तो वीडियो को पॉज करके आप आगे तक लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आगे लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं इसको मिटा के फिर से लिखता हूँ, आगे उससे आगे की बात करता हूँ, मैं उससे आगे की बातें करता हूँ। नाउ यहाँ पे देखिए जरा, वो हमारे पास क्या हुआ, चेंज आया, मीन्स कितना चेंज आया आपके पास। इसे मैं लिखूं, इसको मैं कहता हूं किसको, म्यू रिलेटिव परमिबिलिटी -1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, इसे मैं कहता हूं काई एम, जाई एम, कुछ लोग काई बोलते हैं, कुछ लोग जाई बोलते हैं, वेयर काई इज इक्वल्स टू जाई इज इक्वल्स टू सब्सेसिबिलिटी, सब्सेसिबिलिटी स्पेलिंग लिखिएगा इसका SUSCEPTIBILITY, सब्सेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की क्या है, सब्सेसिबिलिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नाउ ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सब्सेसिबिलिटी मीन्स क्या होता है, सब्सेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, तो एक छोटी सी आम भाषा में समझिए सब्सेसिबिलिटी मीन्स क्या होता है। ऐसे समझिए कि दो क्लास हैं, कौन सी, एक आपके पास फाउंडेशन क्लास है जहां पे बच्चे अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो हैं, और एक कैसा है, रैंकर की क्लास है, रैंकर की क्लास है। तो अगर मैं किसी चीज़ को डिक्टेट कर रहा हूं तो वो रैंकर बैच वालों को ज़्यादा जल्दी से समझ में आ गई, और किसी चीज़ को डिक्टेट कर रहा हूं तो फाउंडेशन वाले को देर में समझ में आई। तो जो पहले एक्साइटेड हो गया, जिनको पहले समझ में आई, उसकी सब्सेसिबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, उसकी सब्सेसिबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और जो फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं जो अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एक बार भी पेपर भी नहीं दिए हैं, तो वो उनकी क्या हो गई, वो उनको थोड़ा देर में समझ में आएगा, तो उनकी सब्सेसिबिलिटी क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। इसी तरह से मटेरियल में भी होता है, कुछ डाइपोल्स होते हैं, वो डाइपोल्स अगर थोड़ा सा ही इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा ही मैग्नेटिक फील्ड दिया तो वो तुरंत ही अलाइन हो गए, तो उनकी सब्सेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सारे क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो सब्सेसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर कुछ अलाइन हुए, कुछ नहीं अलाइन हुए, तो उनकी सब्सेसिबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। मैं 10 लोगों को पढ़ा रहा हूं, 8 लोगों को समझ में आया, 10 लोगों को पढ़ा रहा हूं, 8 लोगों को समझ में आया, यानी सब्सेसिबिलिटी क्या हो गई, बहुत हाई हो गई। मैं 10 लोगों को पढ़ा रहा हूं, 2 ही को समझ में आया, सब्सेसिबिलिटी क्या हो गई, बहुत कम हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से सब्सेसिबिलिटी होता है मटेरियल के केस में। कुछ डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए, और जितना ज्यादा अलाइन होंगे उतनी ज्यादा सब्सेसिबिलिटी, जितना कम अलाइन होंगे उतनी कम सब्सेसिबिलिटी। ओके, सो ये बात मुझे समझ में आई। अब इसी पूरे फैक्टर के ऊपर हमें मैग्नेटिक मटेरियल का क्या करना है, एनालिसिस करना है। सो मैं लिख सकता हूं जाई एम इज इक्वल्स टू हाउ मच, चलिए तो परमिबिलिटी पे हम लोग रिलेटिव परमिबिलिटी पे इंटरेस्टेड है। सो म्यू आर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 को इधर ट्रांसफर करोगे 1 प्लस जाई एम, 1 प्लस जाई एम। दिस इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट डिफाइंस द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये आपको क्या करेगा, मटेरियल के नेचर को डिफाइन करेगा। इस पैरामीटर पे मैं सारी एनालिसिस आपको करके बताऊंगा। So this is most important parameter, most important factor or most important formula that defines the different type of material having different natures. So अब जाई एम की अलग अलग वैल्यू ये मुझे बताएगी कि मटेरियल कैसा है, कैसा बिहेव कर रहा है, कहाँ पे इसको यूज करना चाहिए, कहाँ पे इसका यूज नहीं करना चाहिए। ओके, सो हेडिंग लिखिएगा
टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। सो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैग्नेटिक मटेरियल को समझने में, उसका यूज करने में, हर जगह, हर जगह। लिखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। नो, कितने टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल हैं? सो पहले टाइप की अगर मैं बात करूं, दैट इज डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। दूसरे की मैं बात करूं, दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। चौथे की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक मटेरियल। और पांचवें की अगर मैं बात करता हूं, जो कि हमें पढ़ना नहीं है बट ऐसे नॉलेज के लिए अगर देखें तो एक पांचवा हमारे पास मटेरियल आता है जिसको हम लोग एक ऐसे ही रहता है, जिसमें डाइपोल्स क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। डाइपोल्स क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो 5 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल हैं, 4 की हमें एनालिसिस करेंगे, 4 की एनालिसिस करेंगे, पांचवा हमारे किसी यूज का नहीं है, पांचवा हमारे किसी यूज का नहीं है तो डाया भी हमारे किसी यूज का नहीं है, लेकिन समझने में एक थोड़ी सी हेल्प करता है डाया, इस वजह से हम लोग इसको इंक्लूड करके पढ़ते हैं। सो लिखिएगा, कभी कभार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, किसी एई जेई में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि इनमें से डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं किस कोर में, किस मशीन के कोर में कौन सा मटेरियल का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो हेडिंग लिखिएगा डायामैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहला एनालिसिस लिखिएगा डायामैग्नेटिक मटेरियल का। नाउ diamagnetic material, the first one is diamagnetic material। डायामैग्नेटिक मटेरियल की हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ओके, सो किसी भी मटेरियल में कुछ डाइपोल्स होते हैं जो अलाइन होते हैं। अब ये डाइपोल्स आते कहाँ से हैं? सो ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल होता है, मूवमेंट होता है, किसी एक डायरेक्शन में अगर उसका मूवमेंट हो जाता है, वो अपनी स्पिन को कैंसिल नहीं कर पाता है, तो वो क्या कहलाता है, एक तरह का पोल क्रिएट कर लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। शायद आप ये अच्छी तरीके से जान रहे हो, तो हम लोग उस पर इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि हर एक मटेरियल में कुछ ना कुछ डाइपोल होता है, और जिस मटेरियल में वो डाइपोल ज़्यादा होता है उसे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और अगर डाइपोल्स की मात्रा बहुत कम होती है तो उसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल में इंटरेस्टेड हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल का कैरेक्टर क्या है वो देखते हैं। सो एक मटेरियल है, उसके कुछ डाइपोल्स हैं, इसमें मैं क्या दिखा रहा हूँ, डाइपोल्स।
ठीक है, ये क्या है, सारे डाइपोल्स हैं। अच्छा, डाइपोल्स मीन्स क्या, डाइपोल्स मीन्स नथिंग, छोटे छोटे पोल्स होंगे, छोटे छोटे पोल्स होंगे नॉर्थ और साउथ के, ऐसे छोटे छोटे इसमें क्या है, पोल्स होंगे नॉर्थ और साउथ के। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ पे कौन है, साउथ है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, डाइपोल्स कह रहे हैं। ओके, इसी डाइपोल्स को हम लोग ऐसे बनाते हैं, नॉर्थ साउथ, और इसी को हम लोग ऐसे एरो हेड से भी दिखाएंगे, आगे चल के एरो हेड से भी दिखाएंगे। ठीक है भाई। सो जरा डायामैग्नेटिक मटेरियल का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल क्या शो हुआ। तो जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, 0 थी, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं किए तब, कब, जब इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए तब इसके अंदर कोई भी डाइपोल प्रेजेंट नहीं था, इसके अंदर नो डाइपोल्स, इसके अंदर कोई डाइपोल दिखा ही नहीं आपको, है ना भाई, कोई भी डाइपोल्स आपको दिखा ही नहीं। ठीक है, अब क्या किए, आपने क्या किया, फिर इसी मटेरियल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म किया। कहा भाई अभी तक इसमें एक भी डाइपोल नज़र नहीं आया, अभी तक इसमें एक भी डाइपोल नज़र नहीं आया। अब आप क्या किए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ना कुछ अप्लाई कर दिए, तो इसमें क्या देखने को मिला, सारे डाइपोल्स अपोजिटली, इस डायरेक्शन में अगर आपने क्या किया, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सारे पोल्स जस्ट इसके अपोजिट आ गए। ओहो, जस्ट इसके अपोजिट ओरिएंटेड हो गए, इसका ओरिएंटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, इस डायरेक्शन में चेंज हो गया, सभी का ओरिएंटेशन किधर हो गया, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट ओरिएंटेड हो गया। ठीक है, अब मैं कहा कि जाइम तो वो था भाई, जो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी उसी डायरेक्शन में पोल भी क्या हो जाए, ओरिएंटेड हो जाए, लेकिन ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। उफ, ये तो दिक्कत हो गई। अपोजिट होने का मतलब है, मैं तो इसको और मैग्नेटाइज करने का सोचा था कि इधर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड डाल रहा हूं तो इधर ही सारे डाइपोल्स जा रहे होंगे, लेकिन सारे डाइपोल्स किधर ओरिएंटेड हो गए, इधर। अब ये बात कुछ ऐसी है कि किसी को मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और वो क्लास में बैठ के क्या पढ़ रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा है, जस्ट अपोजिट। मैं उनको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स और वो क्या पढ़ रहे हैं बैठ के, पॉलिटी। तो क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हो गया ओरिएंटेशन, उनके दिमाग में जो जाना चाहिए था वो भी नहीं गया, 1% भी ओरिएंटेड नहीं हुए। तो इसमें chi-m की वैल्यू क्या हो गई, बहुत कम हो गई, यानी लेस देन 0, दिमाग में कुछ गया ही नहीं, बहुत कम हो गया, 0 से बहुत ज्यादा कम हो गया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे एक रिलेशन पता है, क्या पता है, म्यू आर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 प्लस xi-m, सब्सिस्टिबिलिटी 1 प्लस xi-m। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया ना भाई, ये क्या कह रहा है, ये xi-m की वैल्यू 0 से भी कम है, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू है। सो म्यू आर की वैल्यू 1 माइनस कुछ नेगेटिव वैल्यू आप क्या कर दिए, इसके साथ जोड़ दिए, तो इसकी वैल्यू 1 से क्या हो गई, कम हो गई, म्यू आर की वैल्यू। यहां कंक्लूजन देखो क्या हुआ, म्यू आर की वैल्यू लेस देन क्या हो गई, 1 हो गई, लेस देन कितना हो गया, 1 हो गया, लेस देन 1 हो गया। ठीक है, इतनी बातों को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, सारी एनालिसिस आपको यहीं पे मिल जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि xi-m की वैल्यू कम हो गई तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू 1 से भी कम हो गई, 1 से भी क्या हो गई, कम हो गई। अब ध्यान से समझो जरा, क्या समझना है, देखो मैं कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी यानी B है, इसकी वैल्यू
म्यू नॉट इंटू कितना होता है, h होता है, और म्यू इज इक्वल्स टू 1 फॉर वैक्यूम, और वी कैन से दैट एयर के लिए। एक मटेरियल आप यूज कर रहे हो, क्या कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, डाया यूज कर रहे हो। डाया में म्यू की वैल्यू और घट गई, म्यू की वैल्यू क्या हो गई, और घट गई। मैं क्या किया, ये कब था भाई, इसको लिख रहा हूं 1 लिख रहा हूं, इसको क्या लिख रहा हूं 1, और इसको डिनोट कर रहा हूं एयर से, ठीक है। अब मैं क्या लिखा कि डाया के लिए लिखा, डाया इज इक्वल्स टू हाउ मच मैग्नेटिक, यानी परमिएबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल इनटू हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, बी ऑफ डाया इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू हाउ मच, म्यू नॉट इंटू कितना हो गया, एच इंटू एच। इसकी वैल्यू ध्यान रखिएगा, म्यू की वैल्यू 1 है। अब मुझे एक बात बताओ, म्यू आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। म्यू आर की वैल्यू ध्यान से समझना इसे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। डाया का देखो क्या बन गया, इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। सो लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ज्यादा नहीं, बस जस्ट एग्जांपल, नॉट अ वैल्यू, जस्ट एग्जांपल। लेस देन 1 मीन्स व्हाट, लेट्स से दिस इज 0.8, लेट्स से ओनली, ये फैक्टर याद मत कर लीजिएगा, डेटाबेस नहीं है। लेट्स से 0.1 एंड म्यू 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो दिस इज एच। ओके, सो आप मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं बी डाया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन डाया इज इक्वल्स टू 0.8 एच, 0.8 एच, यानी इसको मैं लिख रहा हूं सेकेंड इक्वेशन। जस्ट आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, कोई भी डेटा याद करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि डेटा कभी फैक्चुअल एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। सब आपको एक प्रैक्टिकल शो कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो बी डाया आप देखिए कितना हो गया, 0.8 हो गया, यानी यार इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर डाल रहा हूं तो डाया मैग्नेटिक कम हो गया। तो इससे बढ़िया मैं एयर में ना बहाऊं, एयर में कितना आ रहा है, जितना आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, जितना इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हो, फ्लक्स बढ़ ही नहीं रहा, घट रहा है। और नहीं तो 0.80 टाइम हुआ, फ्लक्स डेंसिटी 0.8 टाइम हुआ। एटलीस्ट यहां पे तो ऐसा था, जितना आप बढ़ा रहे थे उतना फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रहा था हवा में। इन दोनों इक्वेशन से क्या समझ में आया कि हवा में आप जितनी फ्लक्स इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो उतनी डेंसिटी भी बढ़ते चली जा रही है। लेकिन यहां क्या समझ में आया, 0.8 टाइम, इंटेंसिटी जितना बढ़ा 0.8 टाइम। क्या मतलब हुआ डायामैग्नेटिक यूज करने का? कोई मतलब निकल के नहीं आया डायामैग्नेटिक यूज करने का। मुझे आप लोग से बहुत डर लगता है, सो मैं ये डेटा क्या कर देता हूं, अभी के लिए मिटा देता हूं, और यहां पे एक बात समझने की कोशिश करना कि ये मैग्नेटिक मटेरियल मेरे किसी काम का नहीं है, ये मैग्नेटिक मटेरियल किसी काम का नहीं है। क्यों भाई? सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे मैं इसको क्या लिख रहा हूं, सेकेंड लिख रहा हूं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, इसको क्या कह रहा हूं, इसको कह रहा हूं म्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू लेस देन 1, म्यू ऑफ सी इज लेस देन 1, किसमें, इन डाया मटेरियल, डाया मैग्नेटिक मटेरियल में, इन डाया मैग्नेटिक मटेरियल में। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिला, बी ऑफ डाया इज लेस देन, यानी फ्लक्स डेंसिटी इन डाया वो कम है भाई, वो कम है किसके अपेक्षा, एयर के अपेक्षा। तो एक बात बताओ, मैं ये सारा एनालिसिस इसलिए कर रहा हूं कि फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स बढ़ जाए, फ्लक्स ही घट गया, क्या इसका यूज करने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो डाया मैग्नेटिक मटेरियल मेरे किसी काम का अभी तक इलेक्ट्रिकल मशीन में नहीं आया, इलेक्ट्रिकल मशीन में इसका कोई यूज नहीं आया। बताना भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। तो अगर मैं फोटो के हिसाब से, अगर मैं ये बताना चाहूँ कि क्या हुआ, कैसे इसका फोटो हमारे पास बनेगा, सो यहाँ पे आप देखना, एक डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक थोड़ा सा मैं ये कभी कभार एग्जाम में भी, छोटे एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से डायामैग्नेटिक मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है।
डायामैग्नेटिक मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है, इसे देखिएगा। मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ये मटेरियल कैसा है, डायामैग्नेटिक है। अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान में रख के यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक चल के आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी यहाँ से यहाँ तक चल के आ रही है। अब इस मटेरियल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर क्या है, इसको जाना है। अब ये कह रहा है कि इतना तो हमारा कहाँ पे है, ये तो कहाँ पे है भाई, ये तो एयर में है। ये बाहर वाला एरिया कौन है, बाहर वाला एरिया कौन है, एयर है, ये एयर है। और ये जो है ये डाया है, डायामैग्नेटिक है। इसमें कह रहा है फ्लक्स डेंसिटी डाया का कम होगा, किससे, एयर की अपेक्षा। अब ये कम कैसे हो सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर जाए, कन्वर्ज करके निकल जाए। यहां से क्या हो, इस डाया को कन्वर्ज करके ऐसे करके इधर से निकल जाए, तभी क्या हो सकता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कम हो सकती है, एयर का ज्यादा होगा डाया की अपेक्षा। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इसको सॉरी कन्वर्ज नहीं, डाइवर्ज, सॉरी यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो, डाइवर्ज करके इधर से इधर निकल जाए, डाइवर्ज करके इधर से इधर निकल जाए। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेट सपोज ये इधर से आ रही है, एक और बना लेते हैं इधर से। ये क्या होगी, ये इससे दूर भागने की कोशिश करेगा इधर से, ये इधर से इस डायरेक्शन में निकल गई। ये क्या होगा, इसके अंदर तो गया बट बहुत मुश्किल से गया और डाइवर्जिंग नेचर शो करके इसके इधर से निकल आया, इसके इधर से निकल आया। ये भी क्या होगा, डाइवर्स करने की कोशिश करेगा अपने आप को और ये इधर से इस डायरेक्शन में निकल आया। ये क्या करेगा, ये भी डाइवर्स करने की कोशिश करेगा, इधर का बना लेते हैं पहले, ये भी अपने आप को डाइवर्स करने की कोशिश करेगा और यहां से इधर निकल आएगा। ये भी क्या होगा, डाइवर्स करके, सॉरी इंटर जैसे ही करेगा वैसे ही डाइवर्जन स्टार्ट हो जाएगा और इस डायरेक्शन में निकल के आ जाएगा। नाउ यहां पे देखना, ये भी डाइवर्स करेगा और यहां पे आके इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। ये भी क्या करना चाहेगा, डाइवर्स करके इस डायरेक्शन में आके इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। इस तरह का फोटो कभी कभार, इस तरह का फिगर कभी कभार आपको एग्जाम में दे के वो पूछ सकता है ये किस मैग्नेटिक मटेरियल का नेचर है। ये नेचर है डाइवर्स, या थ्योरी में कभी कभार पूछ लेगा किस कैसा नेचर है, डायामैग्नेटिक मटेरियल का नेचर कैसा है, तो वो कैसा है, डाइवर्जेंस। डाइवर्स, DIVERSE, डाइवर्स इन नेचर। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर गई, डाइवर्स कर गई, डाइवर्स कर गई, वो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एंटर नहीं होना चाह रही है। ये था थोड़ा सा एनालिसिस डायामैग्नेटिक मटेरियल का, थोड़ा क्या पूरा ही एनालिसिस है डायामैग्नेटिक मटेरियल का। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो डायामैग्नेटिक मटेरियल में लाई करते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, मेटल लाइक, एग्जाम्पल्स में लिखिएगा मेटल लाइक गोल्ड, मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जर्मेनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जर्मेनियम एंड डायमंड्स। ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो क्या शो करते हैं, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आज के सेशन के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले सेशन में आपसे मिलेंगे पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक के साथ, जहां पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा मटेरियल बेस्ट रहेगा हमें किस मशीन की डिजाइनिंग के लिए। वहां पे हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा मटेरियल का यूज करेंगे, और रोटेटिंग मशीन्स के लिए किस मटेरियल का यूज करेंगे, एडी करंट लॉस के लिए कहाँ पे किस मटेरियल का कोर बनाएंगे। इस तरह के हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के
मटेरियल का एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आज के लिए सेशन को एंड करते हैं। सो सेव वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज प्लांट द ट्रीज को प्लांट करिए और उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।